क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जब आपके नाक से अचानक खून बहने लगे, या फिर आपके आस पड़ोस या कभी आपके फैमिली मेंबर्स के नाक से अचानक खून बहा हो? तो दोस्तों आज हम इसी गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आपको कभी भी इसको फेस करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी के कारणों पे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जो नाक से खून बहना है इसको इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से मेनली 4 कारण हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। सबसे पहला कारण है ट्रॉमा, यानी कि चोट लगना। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन है छोटे बच्चों में या बड़ों में। जब कभी खेलते हुए या फिर जो हाथ से नाखून से वहां पे नाक के अंदर सॉफ्ट पार्ट पे इंजरी हो जाए तो वहां पे खून अचानक से बहने लगता है, क्योंकि नाक का अंदरूनी भाग बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसमें होती है, जिसके कारण डेलिकेट आर्टरीज जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं और जिससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो और उसके बाद दूसरा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण नाक का इंटरनल म्यूकोजा, इंटरनल जो लाइनिंग सॉफ्ट है वो जल्दी ब्लीड करने लग जाती है, जिसके कारण भी नाक से खून अचानक बह सकता है। ये ज़्यादातर कॉमन फ्लू में या कॉमन कोल्ड में हो सकता है। अब तीसरा मेन कारण जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि भी जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है। जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण उस नाक में वहाँ की आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसके कारण वहाँ की नाक की आर्टरीज में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये कई बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। और दोस्तों आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि ये जो हाइपरटेंशन के कारण नाक से खून बहना है ये ज़्यादातर बड़े लोगों में ही होता है, जिनकी पास्ट में हिस्ट्री हो, जिनको ब्लड प्रेशर हो। चौथा सबसे बड़ा कारण है खून का ना जमना, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें खून हमारा जो है वो खून जल्दी ना जमे। ऐसी कंडीशन में भी नाक से खून ज़्यादा बहने लगता है। ऐसी कंडीशन कौन सी हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और इसमें सबसे बड़ा मेन कारण है लो प्लेटलेट्स, या जो कि ज़्यादातर हमें इंडिया में डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि भी लो प्लेटलेट्स के कारण पेशेंट के दांतों से या फिर नाक से खून बहने लगा, या फिर उसके स्टूल में यानी कि टॉयलेट के रास्ते से भी ब्लड आने लगा। तो दोस्तों क्योंकि प्लेटलेट्स का जो मेन काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है, और जब प्लेटलेट्स कम हो तो फिर ये क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती, जिसके कारण ब्लड बहने लगता है और उसके बाद नहीं रुकता। दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिसके कारण ब्लड हमारा लेट क्लॉट करता है, जैसे कि एस्प्रिन। जो पेशेंट्स ऐसी मेडिसिन लेते हैं उनमें भी थोड़ा सा खतरा बना रहता है कि भी उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसीज बनी होती हैं। तो दोस्तों अब ये थे 4 मेन कारण। फर्स्ट था चोट का लगना, दूसरा था इन्फेक्शन, तीसरा था हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, एंड चौथा था लो प्लेटलेट्स या फिर बॉडी के अन्य कारण जिसके कारण हमारे नाक से खून बह सकता था। अब हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि भी कब क्या कर सकते हैं, आप कैसे फर्स्ट एड दे सकते हो, आपका कैसे रोल है इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है उस ब्लीडिंग को रोकने में। फर्स्टली तो आप इसका स्टेप है कि आप पैनिक मत हो, आप कभी भी घबराएं मत। दोस्तों कभी भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी में घबराने से कोई बात नहीं बनती। आप अपने माइंड को शांत रखें और पहले कारण को ढूंढें कि भी कैसे इसको आप ये बात हुई है और उसके बाद हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं।
अगर तो ट्रॉमा है, खेलते हुए लगी है, या फिर कुछ ऐसे कहीं से गिरने के बाद, या फिर नेजल नाखून से लगी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पहले कॉज को थोड़ा सा दूर करना होगा। जैसे कि खेलते हुए अगर चोट लगी है मैदान में, तो आप पहले पेशेंट को बाहर मैदान से ले आए ताकि उसको और चोट ना लगे, और उसके बाद आप उसको आराम से बिठाएं, और फिर उसके बाद हम उसके नेज़ल के सॉफ्ट पार्ट पे, हम जो नेज़ल का सॉफ्ट पार्ट होता है, बोन नहीं होती, वहाँ पे हम पिंच करेंगे। ये पिंच आपको अपनी 2 फिंगर्स और थंब से करना है, 1 फिंगर और थंब से, और आप इसको इस तरह से सॉफ्ट पार्ट को फ्रंट से पिंच करेंगे। अब आपको मैं कारण बताऊंगा कि भी हम इस पार्ट को क्यों हम पिंच करते हैं। दोस्तों, ये एनाटॉमिकल पार्ट है जहाँ पे लिटल्स एरिया जिसको कहा जाता है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। दोनों उंगलियों से पिंच करने से वहाँ पे जो है ब्लड है वो जमने लगता है, रुक जाता है, और हम ज़्यादा ब्लड लॉस को रोक सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि भी हम अपने नाक को कितने टाइम तक पिंच करें। तो दोस्तों, हमें इसको 5 से 10 मिनट तक पिंच करना है, और जो पेशेंट है या कोई भी जिसके नाक से खून बह रहा है, हम उसके नाक को या तो वो खुद कर ले, या फिर आप उसके नाक को पिंच करें और उस पेशेंट को गाइड करें कि भी थोड़ा सा रिलैक्स होके वो अपने मुंह से सांस ले। ज़्यादा घबराए मत, क्योंकि ज़्यादा घबराने से भी ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि भी उसको वो नाक को 5 से 10 मिनट तक पिंच करने से वहाँ पे जो क्लॉट्स हैं वो बन जाता है, जिसको हम ब्लीडिंग टाइम जो हमारा होता है वो 2 से 5 मिनट का होता है। तो इस टाइम पे अगर हम पिंच करके रखेंगे तो फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनना आसान है। तो दोस्तों, एक और ख़ास बात है कि भी हमें बार बार अपने नाक को छोड़ के नहीं देखना कि भी ब्लीडिंग बंद हुई या नहीं, क्योंकि अगर आप बार बार छोड़ के देखोगे तो आपको ये नहीं, वो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं होगा, और आपको कॉन्टिन्यूसली 5 से 10 मिनट तक पिंच करके रखना है। अब बात करते हैं जैसे कि भी इन्फेक्शन के कॉज की, या फिर हम बात करें हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुए नेजल ब्लीडिंग की। तो दोस्तों, इन्फेक्शन के कॉज में भी हमें यही काम करना है, पर उसके साथ हमें इसमें डॉक्टर की कंसल्ट भी करनी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि भी कॉजेटिव क्या है, कि भी अगर कोई नाक में कोई मांस तो नहीं बढ़ा हुआ, या फिर कोई ऐसी ग्रोथ तो नहीं है जिससे ब्लीडिंग आ रही हो। और उसके बाद हाइपरटेंशन की बात करें तो सब वो हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो है ही नाक को पिंच करना, पर कई बार हाइपरटेंशन में जो ब्लीडिंग है वो नाक के पिछले भाग से होती है, उसमें ये नाक को पिंच करने वाला मेथड काम नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा कारगर ट्रॉमेटिक कंडीशंस में ही होता है, और हम जब हाइपरटेंशन के कारण ऐसे पेशेंट्स हमें जिनमें नेजल ब्लीडिंग हो, तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमें नेजल पैकिंग देनी पड़ती है, और नेजल पैकिंग जो है वो डॉक्टर करता है, और उनमें हम एक बैंडेज को हम पैराफिन वैक्स के साथ लगा के नेजल नाक में लगाते हैं, और उसके साथ ही साथ हमें उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये सब प्रोसीजर्स हैं वो हॉस्पिटल में ही होंगे। ये सब मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बताया। और जो चौथा कारण जो मैंने आपको कहा कि भी लो प्लेटलेट्स के कारण, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर या फैमिली फिजिशियन की सलाह लें, उनको बताएं, तो ऐसी कंडीशंस जो हैं वो जल्दी कंट्रोल हो सकें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भी नेजल ब्लीडिंग के क्या कारण हैं और इसको कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी कभी घबराना नहीं है। जब आप अभी ऐसा केस देखो और अपने आप को शांत रख के इन सब बातों पे अगर आप अमल करोगे, तो आप ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में डॉक्टर का रोल प्ले कर सकते हो।